Hey 11th class political science students, welcome back to our channel. Today we are here back with the along with a new chapter, that is executive, part 1 of this chapter. Okay, so till now we have completed 3 chapters of the book Indian Constitution at Work. We have discussed Constitution why and how. We have also discussed rights in Indian Constitution, and we have also discussed third chapter, that is election and representation. So today we are going to start fourth chapter, that is executive, right? This is that word with which you are aware from the very smaller classes, right? From the 7th, 8th class, you are reading that there are 3 organs of the government: legislature, executive, judiciary, right? So वही executive जिसका आज तक आपको यही पता है that it is the organ of the government which is responsible for the implementation of the law. उसी के बारे में आपको डिटेल से स्टडी करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे चैप्टर 4. Firstly, we will discuss that what we are going to read in this particular chapter, what we are going to discuss. Okay, so introductory part: legislature, executive and judiciary are the 3 organs of the government. सबको पता है, क्योंकि देखो जब आप पावर्स को डिवाइड करते हो तो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, 2 तरीके से पावर डिवाइड होती हैं. यू हैव स्टडीड इट इन 10th क्लास ऑल्सो इन द चैप्टर फेडरलिज्म, राइट? हॉरिजॉन्टली जब आप डिवाइड करते हो, आप बोलते हो ना कि जहां पर लेवल एक जैसा होता है, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. जब लेवल डिफरेंस आ जाता है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल डिवीजन. दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, राइट? सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दीज आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. टुगेदर दे परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. अब ये देखो, जब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं ना तीनों के तीनों, तब ये फंक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं क्या? फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. एंड ये क्या करते हैं? मेंटेन द लॉ को मेंटेन करके रखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को, एंड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के वेलफेयर को भी देखते हैं. The Constitution ensures that they work in coordination with each other and maintain a balance among themselves. और कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंश्योर करता है कि जो तीनों ऑर्गन्स है ना, ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करके चले और क्या हो, एक बैलेंस बना के रखे तीनों के तीनों में. क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको सेपरेट पावर दी है. लेजिस्लेचर की अलग पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव की अलग पावर्स हैं, जुडिशरी की अलग पावर्स हैं, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है कि सभी क्या हो, सभी के बीच में पावर का एक प्रॉपर बैलेंस हो. अब देखो, सिस्टम होते, गवर्नमेंट के सिस्टम होते हैं. कैसे सिस्टम होते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेसिकली, है ना? आपने पढ़ा होगा. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखो आपके क्या पार्ट होते हैं कि एक आपको रियल एग्जीक्यूटिव मिलती है और एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मिलती है ना? और देखो हमारे यहाँ क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारे मिनिस्टर्स हमारे लिए आंसरेबल है. क्यों इतने ज्यादा आंसरेबल है? बिकॉज वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब देखो ये डिटेल में हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे. अब देखो क्या होता है, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर आर इंटरडिपेंडेंट. देखो इंटरडिपेंडेंट है मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, राइट? कैसे इंटरडिपेंडेंट है? क्योंकि लेजिस्लेचर में से एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं फॉर्म होती है, राइट? कैसे फॉर्म होती है? कैसे फॉर्म होती है? देखो, जैसे हमारी कंट्री में मान ले इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद क्या होता है? बेसिकली इलेक्शंस के बाद ये होता है कि हम क्या करते हैं, इलेक्शंस के बाद हम लोगों ने वोट डाली और वोट के बाद हम लोगों ने क्या कर लिया, हमारे लिए एमपीज इलेक्ट कर लिए, राइट? उन एमपीज में से जिस पार्टी के एमपीज को मेजोरिटी मिलेगी उनकी बन जाएगी गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट ही तो वो ऑर्गन है ना जिसके नाम पर पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं. जैसे मान लिया फाइनेंस पॉलिसी अगर कोई आई तो फाइनेंस मिनिस्टर के नाम से कहीं ना कहीं पब्लिश हो जाएगी. गेटिंग माय पॉइंट? तो अब उस लेजिस्लेचर में, क्योंकि देखो जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो भी कहीं ना कहीं हमारी क्या है, हमारी लेजिस्लेचर का पार्ट है, हमारी पार्लियामेंट का पार्ट है, वो भी तो कहीं ना कहीं से एमपी बन के आए हैं ना. गेटिंग माय पॉइंट? तो अब देखो क्या है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इसीलिए इतने ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है क्योंकि लेजिस्लेचर में से हमारी एग्जीक्यूटिव की फॉर्मेशन होती है, राइट? अब देखो, द लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव एंड इन टर्न
is controlled by the executive. अब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल भी करती है और एग्जीक्यूटिव से कंट्रोल भी होती है। अब देखो कैसे, अब कैसे कि देखो अगर मान लिया एग्जीक्यूटिव कोई वर्क करती है, गवर्नमेंट कोई भी वर्क करती है, यू मस्ट हैव सीन कि हमारे लोग ना उनसे जो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस and the ministers will have to give satisfactory answers, right? If they are not able to give that, they can have, or you can say they will have to give resign. क्योंकि हमारी कंट्री का सिस्टम कैसा है कि हमने एग्जीक्यूटिव को आंसरेबल बनाया है टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, राइट? तो इसीलिए अब देखो क्या है कि हमारी कंट्री की जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल भी करती है और उससे कंट्रोल भी होती है। Okay, in this chapter we shall discuss the composition, structure and function of the executive organ of the government. इस चैप्टर में बेसिकली क्या स्टडी करने वाले हैं? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर की हमारी जो ये एग्जीक्यूटिव है उसकी कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर कैसे बनती है, उसके फंक्शंस क्या हैं, और स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू कैन से एग्जीक्यूटिव. This chapter will also tell you about the changes you have occurred in recent time due to political practice. इसके अलावा जो चेंजेस हमारी सोसाइटी में हुए हैं उसके रिगार्डिंग भी ये चैप्टर आपको अवेयर करवाएगा. एंड आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, क्या आपको पता चलेगा, मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव. जो सबसे फर्स्ट चीज आपको पता चलेगी कि एक्चुअल में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये एक्चुअल में होती क्या है. उसके अलावा अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसके अलावा हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट की. नो द कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. हमारी कंट्री में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या कंपोजिशन है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, और ये भी समझोगे कि एक्चुअल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती क्या है, राइट? उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का इंपॉर्टेंस क्यों है हमारी कंट्री में और उनका इंपॉर्टेंस क्या है, पोजीशन क्या है प्राइम मिनिस्टर की. एंड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसकी क्या फंक्शनिंग है. एग्जीक्यूटिव बेसिकली कौन सी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कौन सी, बेसिकली जो आपके सिविल सर्वेंट्स है, ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ओके, क्योंकि वो भी पार्ट है हमारी एग्जीक्यूटिव का, उनको बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव. तो ये सारी की सारी चीजें आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करने वाले हो. होप द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड यू आर अवेयर दैट बेसिकली व्हाट वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट. फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव, कि एग्जीक्यूटिव एक्चुअल में होता क्या है, राइट? अब देखो, हु इज इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर स्कूल, हु टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन द स्कूल और यूनिवर्सिटी. अब देखो अगर आप स्कूल की बात करते हो, क्या क्या देखते हो आप, प्रिंसिपल इज द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अलॉन्ग विद दैट अगर आपके स्कूल में और भी हायर अथॉरिटी, तो मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, चेयरमैन हो सकते हैं, राइट? अब कौन डिसीजन लेता है, यूनिवर्सिटीज में. यूनिवर्सिटीज में आप देखते हो वाइस चांसलर्स होते हैं, है ना. उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट जब होते हैं उनके एचओडीज होते हैं. इट मीन्स देयर इज अ चेन, है ना, देयर इज अ सिस्टम. इन एनी ऑर्गेनाइजेशन सम ऑफिस होल्डर हैज टू टेक डिसीजंस एंड इंप्लीमेंट दोज डिसीजंस. और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कुछ ऑफिस होल्डर्स होते हैं एंड वो क्या करते हैं, दे हैव टू टेक द डिसीजंस एंड इंप्लीमेंट दोज डिसीजंस. वो डिसीजन लेते हैं और उनको इंप्लीमेंट करते हैं. एंड वी कॉल दिस एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट. आप इस एक्टिविटी को क्या बोलते हो, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैनेजमेंट बोलते हो. बट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स अ बॉडी एट द टॉप that will take policy decision or the big decision and supervise and coordinate the routine administrative functioning. अब देखो क्या होता है, मान लिया आपके स्कूल में कोई चेयरपर्सन है, राइट, चेयरमैन है, सॉरी, तो चेयरमैन क्या है आपके स्कूल के, आप मान सकते हो किसी कहीं मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, तो वो क्या हो गई, हायर अथॉरिटीज हो गई. उसके बाद प्रिंसिपल्स हो जाते हैं, राइट, स्कूल में प्रिंसिपल्स होते हैं. उसके अलावा फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे डिपार्टमेंट जो होते हैं स्कूल वाइज, उनके एचओडीज हो सकते हैं, और फिर आपके टीचर्स होते हैं,
राइट तो मतलब देखो जैसे सारी की सारी फंक्शनिंग कैसे होती है, लॉ एंड ऑर्डर वो ऐसे ही मेंटेन होके आते हैं। गॉट इट, ऊपर से इंस्ट्रक्शन आएंगी और फिर टॉप टू बॉटम ऐसे पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। गॉट इट। सो अब देखो, यू मे हैव हर्ड अबाउट द एग्जीक्यूटिव ऑफ बिग कंपनीज। आपने बड़ी बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के बारे में सुना होगा, बैंक्स के बारे में भी सुना होगा, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बारे में भी सुना होगा, राइट। So every formal group has a body of those who function as a chief administrator or the executive of that organization. अब जब आप किसी भी ग्रुप में चले जाओ, किसी भी फॉर्मल ग्रुप में एक कोई ना कोई बॉडी ऐसी होती है जो चीफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी वर्क करते हैं और एग्जीक्यूटिव के लिए। आपको मतलब ये चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। कोई तो होगा ना जो टॉप से डिसीजंस लेगा। गॉट इट। सो अब देखो इसके बाद क्या है, सम ऑफिस होल्डर्स decide the policies and rules and regulations, and then some office holder implement those decisions in actual day-to-day life, day-to-day functioning of the organization. अब कुछ ऑफिस होल्डर्स तो क्या करते हैं, पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फ्रेम करते हैं, राइट और कुछ ऑफिस होल्डर्स होते हैं जो इनको इंप्लीमेंट करते हैं। गॉट इट। वो इनको इंप्लीमेंटेशन का वर्क करेंगे, मतलब इनको लागू करने का वर्क करेंगे। अब उसके अलावा the word executive means a body or person that looks after the implementation of the rules and regulation in the actual practice. तो एग्जीक्यूटिव आपका वही पार्ट है, वही बॉडी है, वही क्या है जो लुक आफ्टर करती है, जो देखती है कि इंप्लीमेंटेशन रूल्स और रेगुलेशन की कैसे होगी। So basically what we are able to get till now, we are able to get that what is executive. ओके कि अब कौन क्या होते हैं कि एग्जीक्यूटिव वो आपकी वो बॉडी है, वो ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो ये चेक करता है कि रूल्स रेगुलेशन कैसे एग्जीक्यूट होंगे, कैसे इंप्लीमेंट होंगे। क्योंकि डिसीजन ले लिए बट वो डिसीजन इंप्लीमेंट कैसे होंगे, विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव ओनली। ओके सो इन द केस ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो द बॉडी में टेक पॉलिसी डिसीजन एंड डिसाइड अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब गवर्नमेंट में भी तो ऐसा ही होगा ना, क्योंकि देखो अगर आप एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, सपोज आपके स्कूल की बात की है ना, फिर हमने यूनिवर्सिटी की बात की, अब जब आप पूरी कंट्री की बात करोगे तो कंट्री में भी तो कोई ना कोई डिसीजन मैकेनिज्म होगी ना, डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म होती है। क्यों? क्योंकि उसके बिना प्रोसेस चल ही नहीं सकती है, राइट। क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी तो बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं और उसके बाद पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशंस डिसाइड करने पड़ते हैं। So while the other one would be in charge of implementing those rules, the organ of government that primarily look after the function of implementation and administration is called a executive. अब क्या होगा, तो कोई ना कोई होगा जो उन रूल्स रेगुलेशन को मतलब उन रूल्स रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने का चार्ज लेगा, है ना, उनका इंचार्ज होगा। और यही जो ऑर्गन है आपका गवर्नमेंट का, देखो कौन सा, ये अब आपकी डेफिनेशन आ गई एग्जीक्यूटिव की। क्या समझ आया कि जो आपका ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो प्राइमरीली क्या चेक करता है, फंक्शंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, फंक्शनिंग कैसे होंगी, वही ऑर्गन आपकी गवर्नमेंट का क्या क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटिव। गॉट इट। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अभी जो एग्जीक्यूटिव आपने पढ़ लिया, इसके फंक्शंस बेसिकली होते क्या हैं। Okay, so executive is the branch of government responsible for the implementation of laws and policies adopted by the legislature. अब देखो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव ऐसी ब्रांच है आपकी गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए, उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए जो हमारी लेजिस्लेचर अडॉप्ट करती है, राइट। क्योंकि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, यू ऑल आर अवेयर दैट लॉ फॉर्मेशन इज द मेजर टास्क ऑफ लेजिस्लेचर। तो उन्हीं लॉज को इंप्लीमेंट करना, उन्हीं पॉलिसीज को कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करना जो अडॉप्ट करती है हमारी कंट्री की लेजिस्लेचर, यही है आपकी एग्जीक्यूटिव का मेजर टास्क और यही है उसका प्रिंसिपल फंक्शन। गॉट इट। सो द एग्जीक्यूटिव इज ऑफन इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी, और एग्जीक्यूटिव किसमें इन्वॉल्व है, पॉलिसी की फ्रेमिंग में, राइट। क्योंकि देखो जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, एज आई टोल्ड यू कि जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं एमपी भी तो हैं,
तो इट मीन्स वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, तो इट मीन्स वो पॉलिसी को फ्रेम करने में भी मतलब कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं। और क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूटिव है तो वो क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव है तो वो उनको इम्प्लीमेंटेशन में भी वर्क करेंगे। Got it? So the executive is often involved in framing of policy. The official designations of the executive vary far from country to country. और जो डेजिग्नेशन है ना, ऑफिशियल डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव की, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। जैसे हमारी कंट्री की स्ट्रक्चर अलग होगी, ब्रिटेन की स्ट्रक्चर अलग होगी, यूएसए की स्ट्रक्चर अलग होगी, है ना। सो सम कंट्रीज हैव प्रेसिडेंट्स व्हाइल अदर हैव चांसलर्स। अब देखो जैसे जर्मनी में क्या होता था, जर्मनी में आप लोगों ने जब हिटलर के बारे में कुछ स्टडी किया होगा तो आपने पढ़ा होगा कि हिटलर बिकेम द चांसलर ऑफ जर्मनी, राइट। तो हर एक कंट्री की ना पोजीशन अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री, अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। हम क्या करते हैं, हर एक कंट्री में जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनका डेजिग्नेशन अलग अलग हो सकता है, उनकी फंक्शनिंग भी अलग अलग हो सकती है। जैसे हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में क्या है, प्रेसिडेंट्स हैं, राइट। यूएस में आप चले जाओगे वहां पर भी प्रेसिडेंट है, बट कुछ कंट्री जैसे जर्मनी तो वहां पे चांसलर हो गए। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बोल दिया ना कि प्रेसिडेंट होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, है ना, मिनिस्टर्स होंगे, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब क्या है, इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑल्सो। मैंने आपको अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने क्या स्टडी किया कि आप ये भी पढ़ने वाले हो कि जो आपकी पॉलिटिकल की बजाय परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है। बिकॉज आई टोल्ड यू कि जो आपके आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, दे आर कंसीडर्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। गॉट इट। इसीलिए अब देखो क्या है कि इसीलिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि इसका मतलब एग्जीक्यूटिव का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ये चेक करोगे कि कौन सी कंट्री में किसकी हाईएस्ट अथॉरिटी है, राइट। आप सिर्फ ये चेक नहीं करने वाले कि किसकी पोजीशन हाईएस्ट है, आप ये नहीं चेक करने वाले सिर्फ कि वहां पे प्रेसिडेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर है या नहीं है। जैसे यूएसए में अगर बात करो तो प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, राइट। तो आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव का मतलब ये नहीं मानोगे दैट यू आर गोइंग टू डिस्कस, यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, है ना। आप सिर्फ उनके बारे में नहीं स्टडी करते, बल्कि यू ऑल्सो स्टडी अबाउट हुम, यू ऑल्सो स्टडी, इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का भी फंक्शन करती है, ये उसके यहां तक उसके फंक्शन एक्सटेंड होते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी मतलब सिविल सर्वेंट्स, जो हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। समझ आया? सो वाइल द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर मिनिस्टर्स saddled with the overall responsibility of the government policy are together known as the political executive. अब देखो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन से हुए, पॉलिटिकल, देखो पॉलिटिकल वर्ड किससे जुड़ा है, जो हमारी पॉलिटिक्स से जुड़ा है ना। पॉलिटिकल, देखो पॉलिटिकल मतलब जब पॉलिटिकली पावर में आए हैं, पॉलिटिकली एग्जीक्यूटिव की फॉर्मेशन में आए हैं। पॉलिटिकली कैसे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्शंस, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्शंस आपने क्या देखा कि कुछ लोग हैं जो हमारे मिनिस्टर्स बन गए बिकॉज वी हैव कास्टेड आवर वोट टू दोज पर्सन, राइट। तो हमने अगर उनको वोट कास्ट कर दी तो हमारे मिनिस्टर्स बन गए। इसीलिए वो क्या है हमारे, वो है हमारी कंट्री की पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं पावर में आए हैं। समझ आया आपको, राइट। और दूसरी देखो, दूसरी प्रोसेस क्या होती है, अब दूसरी आपकी कौन सी एग्जीक्यूटिव होती है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। देखो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कैसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पावर में आते हैं ना, सो दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर सेलेक्टेड बेसिकली। देखो सेलेक्टेड कैसे, जैसे हमारी कंट्री के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, हमने क्या देखा, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, मेन एग्जाम्स, उसके बाद क्या होता है इंटरव्यू, उसके बाद वो लोग सेलेक्ट होते हैं और उनका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि उससे पहले उनको हटाया नहीं जा सकता। गवर्नमेंट आती जाती रहे, उनके हेल्थ के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, उनकी अथॉरिटी के ऊपर, जॉब्स के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्यों, बिकॉज दे आर परमानेंट ना। मान लिया 21 इज द मिनिमम एज, अगर उसमें सिलेक्शन हो गया तो जब तक रिटायरमेंट की एज है टिल 60 इयर्स दे विल बी परमानेंट, है ना। जैसे मिनिस्टर्स हमारे आफ्टर 5 इयर्स चेंज हो जाते हैं, अगर उनको पावर में रहना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको दोबारा से इलेक्शन फाइट करने पड़ेंगे और फिर वो पावर में आते हैं।
because they are coming in the power with the help of some political instrument, इसलिए उनको क्या बोला गया, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उनको बोला गया। बट कुछ है आपकी जो एक बार इलेक्ट हो गए तो गवर्नमेंट अगर चेंज भी होगी तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दे विल बी वर्किंग कॉन्स्टेंटली, देयर विल बी नो एनी चेंज इन देयर फंक्शंस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इसलिए उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। गॉट इट, समझ आया बेसिकली। सो अभी तक बेसिकली आप लोगों को क्या समझ आया, वी हैव अंडरस्टूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द चैप्टर। इंट्रोडक्टरी पार्ट इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अलोंग विद दैट हम लोगों को यह समझ आया कि एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव होता क्या है, कि जो हमारी गवर्नमेंट का वो वाला ऑर्गन जो फंक्शनिंग चेक करता है किसकी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंप्लीमेंटेशन को देखता है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, वही ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है हमारी कंट्री का एग्जीक्यूटिव। उसके बाद हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव की पोजीशन अलग अलग कंट्री में अलग अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। एज आई गिव एग्जांपल, हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट्स होते हैं, कहीं कंट्री में चांसलर हो सकते हैं, है ना। कहीं पर प्रेसिडेंट की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, कहीं पर हमारी तरह वो सिर्फ नाम का लीडर हो सकता है। So it is depending on the structure of the country that which kind of system, which kind of political system they are adopting. वो है आपका एग्जीक्यूटिव। उसके अलावा और आपने क्या स्टडी किया, इसके अलावा हम लोगों ने स्टडी किया कि पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में बेसिकली आप किसको इंक्लूड करते हो, पॉलिटिकल में आप इंक्लूड करते हो ऐसे लीडर्स को कि जिनका इलेक्शन होता है, जिनको अगर पावर में बने रहना है, सो दे विल हैव टू फाइट इलेक्शंस अगेन एंड अगेन। उसके बाद वो लोग पावर में दोबारा सस्टेन करेंगे। बट ये है आपकी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो पॉलिटिकल मेथड से पावर में आते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन। अब कुछ लोग ऐसे हैं कैसे कि जो परमानेंट होके आते हैं, उनको अगर उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क नहीं किया, अगर उन्होंने कुछ ऐसा वर्क नहीं किया जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता और उन्होंने वो वर्क किया है, करप्शन नहीं किया, सो टिल द एज ऑफ देयर रिटायरमेंट दे विल बी वर्किंग परमानेंटली ओवर देयर पोजीशन। उनको गवर्नमेंट डेलिब्रेट व्यू से रिमूव नहीं करेगी, बिकॉज दे आर गेटिंग द अथॉरिटी राइट on the basis of their abilities only, because they have qualified some test and all these things, and after that they are selected. So that's why they can't be removed easily by the government of the country, and that's why they are known as the permanent executive. समझ आया? So I hope till here every word is completely clear to all of you, and you are able to understand first part of the chapter, that is basically you can consider introductory part. राइट राइट। अब देखो ये क्या बोला गया कि आई रिमेंबर समबडी सेइंग दैट द एग्जीक्यूटिव इन अ डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल टू द पीपल। इज दैट आल्सो ट्रू ऑफ एग्जीक्यूटिव इन बिग कंपनीज? आरंट दे कॉल्ड सीईओज? हु आर दे अकाउंटेबल टू? यानी ये सीईओज भी तो किसी ना किसी के लिए अकाउंटेबल होते हैं ना। तो सीईओ की कंपनी तो नहीं है ना खुद की, वो भी ऑनर के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना। अब हमारी कंट्री है तो हमारी कंट्री में ऑनर कौन है भाई? वी द पीपल ओनली, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग वाली लाइन में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए। गॉट इट? सो इट मीन्स सो दैट वी कैन एश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। ओके, वी हैव अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली। So I hope till here everything is completely clear to all of you. If you are having any kind of doubt and query, you can ask your doubts in comment section. And in next part we will discuss what are the different type of executive. As we told ना कि हर एक कंट्री की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, किसी कंट्री में चांसलर मिल रहा है, किसी में प्रेसिडेंट मिल रहा है। So which kind of different executives we are getting in different countries? वो executive differently कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, you can ask your questions in comment section. Okay, next part we will do in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you, thanks a lot.